अब न्यूमेरिकल्स को देखते हैं जो कि बोर्ड में आने के चांसेस हैं जिसके। सबसे पहला, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। क्या होगा? तीसरा मतलब सर्कुलर हमारा सही होगा, क्योंकि हमको पता है कि ये स्ट्रेट, अगर मान लो सपोज करो वायर में करंट ऐसे फ्लो करा रहा हूँ, तो राइट हैंड थंब रूल से देते हैं, इधर करंट कहाँ जाएगा? इनटू द बोर्ड, और इधर से कहाँ आएगा? आउट ऑफ द बोर्ड। इनटू द बोर्ड, इनटू द बोर्ड, और यहाँ पर आएगा आउट ऑफ द बोर्ड। नेक्स्ट, अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स नो फोर्स ऑन। मैग्नेटिक फील्ड किस पर फोर्स नहीं लगाता है? स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन्स पे, अनमैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ आयरन पे, या स्टेशनरी चार्ज पे? स्टेशनरी चार्ज पे। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स उसी पर लगाएगा जिसका उसका भी क्या हो? मैग्नेटिक फोर्स हो, है ना। मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करता है, तो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब फ्लो कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये फ्लो कर रहा है, इसका भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। अनमैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ आयरन, आयरन के अंदर भी क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट्स होते हैं। बट स्टेशनरी चार्ज के पास क्या होगा? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होने वाला नहीं है। दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा फिर। नेक्स्ट, अ करंट कैरिंग पावर लाइन कैरीज करंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1 मीटर अबव इज। इसको, अरे क्रॉस नहीं है। A current carrying power line carries current from west to east, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये होता है। करंट किधर से किधर जा रहा है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ मैंने करंट को रखा है। राइट हैंड थंब रूल से चलेंगे फिर से। करंट हमारा वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, तो मल्टीप्लाइड क्या होंगी? ऐसे जा रही होंगी कि नहीं? ऐसे जा रही होंगी, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही होंगी। ऊपर ऊपर पूछा है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड 1 मीटर अबव, इससे 1 मीटर अबव यहाँ पे क्या हो रहा होगा? मल्टीप्लाइड ऐसे है, ऊपर से बाहर की तरफ आ रहा होगा, मतलब नॉर्थ से किधर की तरफ आ रहा होगा? साउथ की तरफ। अरे भाई, क्योंकि ये नॉर्थ साउथ जो बनाते हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है ना हमारा। कैसा रहेगा? नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा होगा, नॉर्थ टू साउथ। ये हम लोग दिखाते वर्टिकल प्लेन में है, बट एक्चुअल में होता है किस में? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। नॉर्थ हमारा इधर होता है, साउथ हमारा इधर होता है, ईस्ट हमारा इधर है, वेस्ट हमारा इधर है। ऐसे रखा है मैंने, तो ऐसे जा रहा है करंट वेस्ट टू ईस्ट, और ये डायरेक्शन बता रहा होगा, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा होगा। ऊपर नीचे कहाँ जा रहा होगा? साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा होगा। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग वन इज इनकरेक्ट। ध्यान देना इस पे, इनकरेक्ट पूछा गया है। इन द केस ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के केस में कौन सा इनकरेक्ट है? एल, एल, एल लेंथ। लेंथ नहीं, करंट है, करंट करंट, ये करंट है, करंट। पी वर्सेस आई का ग्राफ है। यहाँ भी तो आई ही है लेकिन ना। ठीक है, दोनों आई है। ये बी वर्सेज आर का है, ये बी वर्सेज आई है, दोनों। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है?
करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूँ मैं, रखा हुआ है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। तो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, सही है ग्राफ। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r है, सही है ग्राफ। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, सही है ग्राफ। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर, ये गलत है। अब ये गलत है तो इसीलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया था। ये गलत है इसीलिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द फिगर shows a uniform magnetic field B directed to the left and a wire carrying a current into the page. The magnetic force acting on the wire is। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है बी वेक्टर, जो कि कहाँ से कहाँ तक लग रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है। एंड अ वायर कैरिंग अ करंट, एक वायर है जिसमें करंट है वो इनटू द पेज जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो फोर्स बताओ वायर पे किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? A vertical straight conductor carries a current vertically upward। करंट वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। एक वायर है, स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है सर। अ पॉइंट P लाइज टू द ईस्ट ऑफ इट्स एट अ स्मॉल डिस्टेंस, यहाँ पे कहीं पे P है। एंड अनदर पॉइंट Q लाइज टू द वेस्ट एट द सेम डिस्टेंस। तो सपोज डेट अगर इसका डिस्टेंस R है तो इसका भी डिस्टेंस कितना होगा सर, R होगा। द मैग्नेटिक फील्ड एट P इज ग्रेटर देन एट Q, same as at Q, less than at Q, greater or less than depending upon the strength of current। अब एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक इससे स्टेट करंट कैरिंग वायर से कितना होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। म्यू नॉट बाई 4 पाई तो कांस्टेंट है। अब अगर मैं करंट को बढ़ाऊंगा, और डिस्टेंस भी कांस्टेंट है कि नहीं है, दोनों सेम डिस्टेंस से बोला गया है, एट द सेम डिस्टेंस। तो भाई एक बात बताओ जरा, खुद सोचो तो, अगर मैं करंट को बढ़ाऊंगा तो P पर भी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा, और उसी अमाउंट में Q में भी बढ़ रहा होगा, क्योंकि सारी चीजें कांस्टेंट है, सारी चीजें कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या होने वाला है, सेम होगा, सेम एज एट Q। क्योंकि अगर मैं करंट बढ़ाता हूँ तो दोनों में ही बढ़ेगा सर, है ना, डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो दोनों में ही बढ़ने वाला है वो चीज। नेक्स्ट, for a given distance from a current element the magnetic induction means magnetic field is maximum at an angle measured with respect to the axis of the current। मैक्सिमम कहाँ पर होगा, मैक्सिमम कहाँ पर होने वाला है, पाई/4। क्यों पाई/2? तो dv इज इक्वल टू, क्योंकि करंट एलिमेंट की बात कर रहा है तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा सर, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा। और साइन कहाँ पर मैक्सिमम होता है, 90 डिग्री पे। 90 को रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई/2। A magnetic field due to a small current element at a distance r and current carrying I is given by, कौन सा होगा, dv is equals to म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl क्रॉस r वेक्टर अपॉन में r। ना सर, ना सर, अब इन दोनों में ही कंफ्यूजन है। अगर यहाँ r कैप लिखा होता तब तो ये सही हो गया होता, लेकिन r वेक्टर लिखा गया, इसका मतलब कौन सा सही होगा। और ये क्या है, बायोट सेवर्ट लॉ है। क्या है ये, बायोट सेवर्ट लॉ। डीबी क्या बोलता था, म्यू नॉट, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर कैप अपॉन में आर स्क्वायर होता था। तो अगर कैप है सर तो आर स्क्वायर होगा, और अगर यहाँ वेक्टर करते हैं तो यहाँ पे आर क्यूब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वेक्टर, कोई भी यूनिट वेक्टर जो होता है वो होता है वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे वेक्टर लिखा तो मैग्नीट्यूड एक नीचे आएगा, इसलिए आर स्क्वायर की जगह क्या होने वाला है, फिर आर क्यूब होने वाला है। सही यहाँ तक। नेक्स्ट, अब आया बढ़िया क्वेश्चन। अ स्ट्रेट
conductor carrying current I is split up as shown in the figure. The radius of the circular loop is R. The magnetic induction at O is equal to, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा, बताएं जरा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, स्ट्रेट करंट है ना, कंडक्टर कैरिंग करंट आई है, स्प्लिट हुआ है, तो स्प्लिट होगा, मान लो यहाँ से करंट आई आ रहा था, स्प्लिट होगा तो इधर आई बाई टू जाएगा और इधर भी आई बाई टू जाएगा, सही है। अब किसी भी वायर के, अगर इस वायर से पहले मैं देखता हूँ, इस वायर के सेंटर पे पड़, वायर के ही अलोंग पड़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उससे, स्ट्रेट वाले पोर्शन से अगर देखें हम लोग, कितना होगा वो, जीरो होगा। भाई स्ट्रेट वायर है ना, उसी पे ही तुम देख रहे हो, तो वहां तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही होता है। अब इस ऊपर वाले लूप की मैं बात करता हूँ, ये क्या है, एक सर्किल होता, अगर मैं इसको बढ़ा देता तो एक सर्किल होता, एक सर्किल से अपर वाले से देखते हैं, अपर सेमी सर्कल से अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, म्यू नॉट आई वन मान लेते हैं अपॉन में टू आर होता है कि नहीं, म्यू नॉट आई वन अपॉन में टू आर, क्योंकि आर डिस्टेंस में मैं देख रहा हूँ, और आई वन की वैल्यू कितनी है, आई बाई टू है, बोलो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में फोर आर, नीचे वाले से भी सेम यही बनेगा, लोअर सेमी सर्कल से भी कितना बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन में फोर आर, ये बनेगा। अब जरा एक चीज नोटिस करना तुम, करंट ऐसे जा रहा है इसमें ऊपर में, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनटू द बोर्ड है कि नहीं है, और इनटू द बोर्ड को अगर मैं के कैप मान लेता हूँ, माइनस का के कैप, और इधर ध्यान से देखो तो इसमें कैसे जा रहा है, ऐसे घूम के जा रहा है कि नहीं, ये आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब के कैप है। अब इन तीनों चीज़ों को मैं जोड़ता हूँ, बी नेट जो होगा हमारा, क्या होने वाला है, माइनस के प्लस के, वो जीरो था, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है हमारा आंसर। कौन से हिसाब से तुम लोग सेकंड सेकंड चिल्ला रहे थे लोग, सर्किल है क्या वो पूरा, एक में इधर करंट जा रहा है एक में इधर करंट जा रहा है, अगर ये पूरा एक लूप बना था तब तो तुम लिख सकते थे लो म्यू नॉट आई अपॉन में टू पाई आर, और ऐसा क्वेश्चन करवाया गया है नोट्स में भी, अगर देखोगे तो नोट्स के न्यूमेरिकल भी लगाने हैं पूरे, ये नहीं कि सिर्फ यहीं का लगा रहे हो तुम, नोट्स प्लस दिस, इस तरह से क्वेश्चन करवाया गया है वहाँ, मतलब नहीं किए लो, नोट्स के न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करना। आगे, इफ वी डबल द रेडियस ऑफ coil keeping the current through it unchanged, the magnetic field on the its axis at a very far away point कितना होगा, if we double the radius of the coil दिया गया है सर, keeping the current through it unchanged, एक coil से कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, पढ़े थे क्या, हम्म, पढ़े थे, यहाँ पे आर क्या होता था, कैपिटल आर, कैपिटल आर क्या होता था, रेडियस, और ये एक्स क्या था, कितनी दूरी पर रखा गया है। तो अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस एट अ वेरी फार डिस्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बहुत बड़ा है आर से, तो एक्स स्क्वायर और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आर स्क्वायर से, आर स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं क्या हम, विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, इसको सर मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ, और जैसे ही मैं नेगलेक्ट करता हूँ तो एक्सप्रेशन हमारा क्या बनेगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में टू एक्स क्यूब बनेगा कि नहीं। अब क्वेश्चन में जरा पढ़ो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ वी डबल द रेडियस, सर मैं रेडियस को अगर डबल करूंगा तो फोर टाइम्स होगा कि नहीं होगा, बिकम्स फोर टाइम्स, करवाया गया ये पहले। नेक्स्ट, a loosely wound helix
made of stiff wire is mounted vertically with the lower end touching a disk of mercury. When a current from the battery is started in the coil through the mercury, the wire oscillates. The wire continues making current. The wire breaks contact just when the current is passed. The mercury will expand by heating due to passage of current. सोचे और बताएं। हम्म A loosely wound helix made of stiff wire. लूजली वाउंड हेलिक्स है हमारे पास। हेलिक्स का मतलब स्प्रिंग हुआ, कुछ इस तरीके से होगा। और ये क्या कर रहा है, माउंटेड वर्टिकली विद द लोअर एंड जस्ट टचिंग अ डिश ऑफ मर्क्यूरी। इसमें मर्क्यूरी भरा हुआ है पूरा, और इसको जस्ट टच कर रहा है। सही है। When a current from the battery is started in the coil through the mercury, समझ रहे हो बात को? क्या बोल रहा है ये कि अगर मैं when a current from the battery is started in the coil through the mercury, मतलब मरकरी से मैंने क्या कर दिया, एक करंट को ऐसे फ्लो करा दिया, ऐसे सर्किट मैंने जोड़ दिया है। सही। तो सर होगा क्या इसमें, अब ध्यान से जरा समझना। होगा क्या, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा क्योंकि मरकरी के कांटेक्ट में, सही ना। मरकरी के कांटेक्ट में तो करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। और एक बात बताना मुझे, अगर कॉयल है तो इधर सेम डायरेक्शन में फोर्स करंट जा रहा होगा कि नहीं? घूम कैसे, ऐसे घूम कैसे, तरीके से जा रहा होगा। करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा कि नहीं, दो कॉइल्स के बीच में। मान लो एक स्प्रिंग में बनाता हूँ इस तरीके से देखो, इस तरीके से स्प्रिंग बनाया, करंट इसमें ऊपर जाएगा, फिर इसके बगल वाले में भी ऊपर की तरफ जा रहा होगा कि नहीं, सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है। अब सेम डायरेक्शन में अगर करंट होता था, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर और लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे कि नहीं? तो ये स्प्रिंग जो है अपने आप को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। पता रही समझ में? जैसे ही अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा स्प्रिंग उड़ जाएगा कि नहीं ऊपर, क्योंकि लूजली बाउंड लिखा गया है। जैसे ही ये अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, क्योंकि फोर्स क्या हो रहा है इसमें, करंट जो है सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो बगल बगल के स्प्रिंग में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है। अगर आगे की तरफ देखे तो नीचे की तरफ जा रहा होगा, पीछे से देखे तो ऊपर की तरफ जा रहा होगा। सेम डायरेक्शन में करंट है कि नहीं है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और जैसे ही अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ये स्प्रिंग क्या होने लगेगा, कंप्रेस होना स्टार्ट करेगा। और जैसे ही कंप्रेस होगा, सर्किट टूट गया, करंट फ्लो करेगा क्या? ना। अब करंट फ्लो नहीं करेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स गायब। बोलो, अट्रैक्टिव फोर्स गायब हो जाएगा तो वापस से स्प्रिंग अपने इनिशियल पोजीशन पे आएगा, और जैसे ही आएगा फिर सर्किट कंप्लीट, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा। होगा कि नहीं होगा? तो बार बार क्या हो रहा होगा, सर्किट जुड़ रहा होगा तो कंप्रेस होगा, सर्किट टूटा तो वापस आया, सर्किट जुड़ा तो कंप्रेस हुआ, सर्किट टूटा तो वापस आया, सर्किट जुड़ा तो क्या हो रहा है ये, ऑसिलेशन। वायर क्या कर रहा होगा, ऑसिलेट कर रहा होगा। वायर में क्या हो रहा होगा फिर, ऑसिलेशंस हो रहे होंगे। वो लोग को क्या लगा कि बस वैसे सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, आराम से कर जाओगे लोग। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है तो थोड़ा सा सोचने का दायरा बढ़ाना पड़ेगा ना हमें। अब क्या है, द करंट कैरिंग लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस। एक करंट कैरिंग लूप है जिसको मैंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क ओनली। क्या करेगा, टॉर्क। तो कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया। A small coil of n turns has an area A and current I flows through it. The magnetic dipole moment कितना होता है? एन आई ए पढ़े हैं क्या? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या पढ़े हैं? एन आई ए निया, लेकिन उधर आई अन्ना लिख दिया है। अरे भाई मल्टीप्लिकेशन में तो पता है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है वो। ए इंटू बी करो चाहे बी इंटू ए करो, बात तो एक ही है। तो ईना हो जाएगा निया की जगह पे। करंट कैरिंग कॉइल has a radius r, its magnetic dipole moment is proportional to, इसके प्रोपोर्शनल होता है। अभी अभी तो देखे भाई, कॉइल है कि नहीं है, सर्कुलर है कि नहीं है, सर्कल का एरिया कितना होता है,
पता है? नहीं पता तो कोई टेंशन नहीं है। 4 पाई आर, पाई आर स्क्वायर। तुम तो मैथ्स के हो ना। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R² के। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एन इलेक्ट्रॉन मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड। एक इलेक्ट्रॉन जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल आर। तो लेट अस सपोज ये हमारा सर्कल है और एक इलेक्ट्रॉन है जो इस पे मूव कर रहा है और इसकी स्पीड दे रखी है v। सपोज v स्पीड है, रेडियस है r। ये आर्टिकल पहले भी कराया जा चुका है। तो हमको पता है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, स्पेशली इलेक्ट्रॉन, जब मूव करेगा तो वो करंट बनाता है। पता है ये बात? करंट बनाएगा। और करंट की वैल्यू कितनी होती है? I इज इक्वल टू Q/T। अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या मैं Q को E लिख सकता हूँ अपॉन में टोटल टाइम पीरियड? क्योंकि ये पूरा रोटेट हो रहा होगा। टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई आर, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। वैल्यू यहाँ पे लो के चिपका देते हैं। 2 पाई आर और ऊपर जाएगा वेलोसिटी। हमसे क्या पूछ रहा है? मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है। हमसे क्या पूछा है? मैग्नेटिक मोमेंट। हमको पता है m इज इक्वल टू क्या होता है? NIA। अब क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कितने यहाँ पर हैं, जब नहीं दिया गया होगा, एक सर्कल लिखा है तो 1 कर लेना, और अगर नहीं भी दिया गया होगा तो भी हम n को क्या मानेंगे? 1 ही मान लेते हैं। ठीक। करंट की वैल्यू ये निकाल कर रखी हुई है, EV अपॉन में 2 पाई आर, और एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक सर्कल है ये। आर से आर कैंसल, पाई से पाई कैंसल, एक्सप्रेशन विल बी EVR/2। और ये डिराइव भी करवाया था। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकेंड। हम्म क्या लिखेंगे? वेल लिख लो। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही है ना वो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला, द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू अ करंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज 2 × 10⁵ टेस्ला। द करंट इन द कंडक्टर इज। मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है ड्यू टू अ करंट, ड्यू टू करंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर था जिससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर इतना मैग्नेटिक फील्ड है। तो बताओ करंट कितना रहा होगा? बताओ। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है हम लोगों को, और एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। सपोज करो ये वायर था हमारे पास, इसमें करंट फ्लो कर रहा है और सबको पता है इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो रही होंगी, जिसको राइट हैंड थंब रूल से बताएंगे। थंब हम करंट की डायरेक्शन करेंगे और फिंगर्स को कर्ल करेंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। इधर क्या हो रहा है? इनटू द बोर्ड। इनटू द बोर्ड होगा तो क्रॉस होगा, और जैसे घूम करके आगे की तरफ आ रहा होगा तो डॉट हो जाएगा। तो यहाँ तक। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी बोली है? 2 × 10⁻⁵। ठीक है, -5 होगा वो। तो B इज इक्वल टू कितना दिया गया? 2 × 10⁻⁵ टेस्ला। और डिस्टेंस R जो दिया गया है वो दिया गया 1 सेंटीमीटर, डेट मीन्स 10⁻⁻2 मीटर। एक करंट कैरिंग वायर से R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है μ0I अपॉन में 2 पाई R। टू का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं ताकि μ0/4 मैं डायरेक्टली 10⁻⁷ रख दूं। ठीक है, 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू करंट निकालना है मुझे, अपॉन में R की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग? 10⁻⁻2, और 2 × 10⁻⁵ ये दिया ही क्या है। 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा, 10⁻⁵ बनाएगा, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। कैंसिल हो गया ना? कैंसिल होता है तो 0 आता है ना, फिर 1 आता है। अच्छा मैथ लियो ना तुम लोग, सही बताओगे। नेक्स्ट,
A north pole of strength pi ampere meter is moved around a circle of radius 10 centimeter which lies around a long straight conductor carrying a current of 10 ampere. The work done is nearly कितना वर्क डन होगा? सोचें, समझे और बताएं। क्वेश्चन में क्या बोला गया था? अ नॉर्थ पोल ऑफ स्ट्रेंथ पाई एम्पियर मीटर, पोल स्ट्रेंथ बोला गया है, is moved around a circle of radius 10 centimeter which lies around a long straight conductor। कोई ऐसे एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर था जिसमें करंट जा रहा था 10 एम्पियर का, इसमें करंट जा रहा है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर का। और सबको पता है इसके चारों तरफ क्या होंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे। कॉन्सेंट्रिक ऐसे फील्ड लाइंस बनेंगी इसके अंदर। यहाँ पर इधर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड जाएगा और इधर आउट ऑफ द बोर्ड आएगा। और मैंने क्या किया सर कि सपोज डेट ये जो सर्कल था हमारा 10 सेंटीमीटर का रहा होगा और इस पे मैंने नॉर्थ पोल ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब एक मैग्नेट, मैग्नेट के पास ही क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल किसके पास होगा? मैग्नेट के पास होगा। तो मैंने क्या किया, एक मैग्नेट लिया और ऐसे मैं इस पे लेकर के घूमना शुरू कर दिया, जिसका पोल स्ट्रेंथ कितना है? पाई एम्पियर मीटर है और ये रेडियस कितना बोला गया है? 10 सेंटीमीटर, मतलब आर इज इक्वल टू। यहाँ तक सही है कहानी? बचपन से तुमने पढ़ा है कि फोर्स क्या होता है? वर्क, वर्क क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स बाय मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये पढ़े हम लोग। अब फोर्स होता क्या था? अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करूं तो Q इंटू ई होता था कि नहीं? बोलो। जो चार्ज काम करता है वही यहाँ पे डाइपोल क्या करता है? पोल स्ट्रेंथ काम करता है। ये बात हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में और पढ़े भी हैं हम ऑलरेडी। जो काम क्यू करता है, डाइपोल याद है? प्लस का क्यू और माइनस का क्यू, उसी तरह से हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यहाँ पे जो क्यू काम करता था वही यहाँ पे कौन काम करता है? पोल स्ट्रेंथ काम करता है। इसीलिए याद होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी हम लोग m इंटू टू ए लिखते हैं कि नहीं? m इंटू ट्वेल्व, याद आ रहा है? m इंटू ट्वेल्व लिखा गया था। सेम वही चीज, जो काम वहाँ पे चार्ज करता है वही काम यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का काम कौन करेगा बालक? मैग्नेटिक फील्ड करेगा। तो मैं यहाँ पे पुट नहीं कर सकता हूँ एम बी इंटू डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस चला है सर? पूरा सरकमफेरेंस के बराबर चला है। दैट मीन्स 2 पाई आर हो जाएगा। एक करंट कैरिंग वायर से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बालक? म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। तो बालक ये पूरा का पूरा कैंसल आउट हो गया और क्या बचेगा? म्यू नॉट आई इंटू एम। तो अगर कल को वर्क डन पूछता है तुमसे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखो और कैसे बना था ये भी याद रखना है हमें। अब हम वैल्यूज को चिपकाना स्टार्ट करेंगे। म्यू नॉट कितना होगा? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाई करंट कितना होगा? 10 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई पोल स्ट्रेंथ कितना बोल रखा है उसने? पाई बोल दिया सर, पाई बोल दिया कि नहीं? अब जरा ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे हम। 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 लिख सकता हूँ मैं। बोलो, पाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? पाई कितना होता है? 3.14 होता है। उसका स्क्वायर करूंगा तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसको मैं 10 मान सकता हूँ कि नहीं? तो 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली ऐसे कर लेना 40। और ये तो सर माइक्रो हो गया और यहाँ पे तो जूल आएगा क्योंकि वर्क डन है। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही होने वाला है। आती बात समझ में? पाई स्क्वायर हमारा 3.14 इंटू 3.14 होगा। 3 3 9 है, तो 9 से थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी तो उसको अप्रॉक्सीमेटली मैं 10 मान सकता हूँ पाई स्क्वायर को।
40। क्या था इसमें? अगर तुम्हें बेसिक से कॉन्सेप्ट रिलेट करने आता तो कल आराम से कर जाते तुम। हो सकता है बोर्ड में इस साल पूछ दे वर्क डन पे भी। चलेंगे सर अगले पर। Two long state conductors carry current 4 ampere and 2 ampere into the plane of paper. A circular path is imagined to be enclosing these current. The value of cyclic integral B dot dl. साइक्लिक इंटीग्रल B डॉट dl को देख के याद नहीं आ रही है किसकी? एम्पियर सर्किटल लॉ। और साइक्लिक इंटीग्रल B डॉट dl होता क्या था? म्यू नॉट आई नेट होता था कि नहीं? अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन इज सेइंग डार्क हरा करें क्या? डार्क हरा है ही नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ सर्कुलर पाथ इज इमेजिन्ड टू बी इनक्लोजिंग दीज करेंट्स, मतलब दोनों को ही इनक्लोज किया कि नहीं उसने। और आई नेट हमको पता है जो हमारा एम्पीरियन लूप जो हम लेंगे उसके अंदर जो करंट आता है, तो कितना करंट हो जाएगा बालक? 4 + 2 कर दूंगा तो कोई आपत्ति करोगे क्या तुम? क्योंकि दोनों अंदर है। तो पहला ऑप्शन जाएगा कि नहीं जाएगा? 6 म्यू नॉट। कोई ये तो नहीं कहेगा सर म्यू नॉट 6 होगा। 6 म्यू नॉट क्यों लिख दिया? दोनों एक ही है। पर ये नहीं, म्यू नॉट इंटू 6 और 6 इंटू म्यू नॉट एक ही चीज़ है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, दोनों एक ही चीज़ है। अब तो ये मत बताओ मल्टीप्लाई में इधर उधर कर सकते हैं। एक ही है। देखो शकल इनके, कॉन्फिडेंस है ही नहीं। सोच करके बोल रही है कि हाँ, गधे लोग हो। दोनों एक ही चीज़ है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड क्या भाई, एट द सेंटर ऑफ a square of side L and carrying current I is। मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्शन, इंडक्शन मतलब वही मैग्नेटिक फील्ड ही पूछ रहा है, कितना प्रोड्यूस हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा स्क्वायर के सेंटर पे, जब उसका लेंथ कितना है L है, और करंट कितना लेके जा रहा है कैपिटल I, पता है? मैग्नेटिक इंडक्शन बोला गया है। थर्ड ऑप्शन बोल रहे हो? टू बोली हो ना तुम? तो 2 लिखा है कि 4 लिखा है? मैथ ली हो क्या? मैथ वाले बच्चे कर सकते हैं 2 और 4 बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। बायो वाले करेंगे तो दिक्कत है फिर। ये एक हमारे पास स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया। सेंटर पे पूछ रहा है क्या? बोलो। सेंटर पे पूछ रहा है। एक काम कर लेते हैं, पहले मैं डायगोनल्स को जोड़ लेता हूँ। एक ही जोड़ते हैं सिर्फ, चारों को नहीं जोड़ते। यहाँ से यहाँ तक जोड़ लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक जोड़, बाकी चारों से हो ही जाएगा। और हमको पता है कि सपोज करो इसमें करंट, हमारा करंट का डायरेक्शन नहीं दिया गया, तो लेट अस सपोज करंट ऐसे मूव कर रहा था, आई करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है? ओए चल इधर, अब एक्टिंग मत कर लो। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते थे, याद आ रहा है कोई डेरिवेशन कैसे किया गया था ये वाला, ठीक? और ये करंट आई जा रहा है हमारा। तो अगर याद हो तो हमने इसमें क्या बात की थी, साइड कितना बोला जा रहा है? एल बोला गया है साइड, साइड एल है। तो हम सबको पता है कि डायगोनल जो होता है वो कितना होता है, L√2 होता है कि नहीं? √2L। और डायगोनल एक स्क्वायर के डायगोनल से बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर, 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं? रोम्बस और स्क्वायर दोनों के डायगोनल क्या होते हैं? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं हमारे। तो डेट मीन्स ये पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? सही। और अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो ये पूरा कितना होगा? √2L होगा। और बाइसेक्ट हुआ तो ये आधा हो जाएगा, √2L का हाफ कितना हो जाएगा? L/√2 हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 में इस तरह का एक न्यूमेरिकल था जहाँ पे हम लोगों ने ये निकाला भी था, ठीक है? और अगर एक चीज़ ध्यान दोगे तो सर इसको हमने θ1 माना था और इसको θ2 माना था कि नहीं? φ1 φ2 डेरिवेशन जब कर रहे थे हम लोग तो φ1 φ2 माना गया था। अब अगर एक चीज़ नोटिस करोगे तो इस ट्रायंगल में
परपेंडिकुलर और बेस, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस दोनों कांस्टेंट है, इसका मतलब दोनों एंगल बराबर रहा होगा। और कितने के बराबर रहा होगा? 45 45। बोलो, दोनों एंगल 45 45, क्योंकि पूरा 90 है और दोनों ये बाइसेक्ट हो रहा है। अब एक करंट से कैरिंग वायर से हमने क्या मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था? म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर 4 पाई आर, यहाँ पे था 4 पाई आर, और ब्रैकेट में क्या था? साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये पढ़े थे कि नहीं? पढ़े हैं, ठीक। अब जरा मुझे एक काम कर लेते हैं, एल मिलाना है ना, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई की वैल्यू आई रहने दो अपॉन में 4 पाई आर की वैल्यू अभी पुट किया जाएगा। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 साइन थीटा लिख दूँ, कोई आपत्ति करोगे क्या तुम? 2 साइन थीटा लिख दूंगा तो कोई आपत्ति है? अरे साइन थीटा 2 साइन थीटा, और साइन 45 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये साइन 45 की वैल्यू 1/√2। अब यहाँ बताओ आर कितना लिखेंगे, ये तुम फाइंड करो। आर कितना लिखा जाएगा? L/2, L/√2। आर कौन सा डिस्टेंस होता था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था, ये वाला डिस्टेंस। ये हमने निकाला है क्या अभी तक? ये निकाला है, कितना होगा? L/2 आ रहा है। पाइथागोरस लगाए हो? कितना, कैसे? ये पूरा कितना है? L है, ये कितना हो जाएगा? L/2। फिर ये पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे, ये 45 है, ये 90, ये 45 है, इसके सामने तो ये भी कितना होगा? L/2 होगा। अरे ये 45 है तो ये भी 45 होगा ना, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो दोनों अगर एंगल बराबर तो इसके सामने के साइड्स भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ मैं क्या पुट कर सकता हूँ अलग? L/2 उछल के ऊपर जाएगा, जाने वाला है कि नहीं? तो चलो सॉल्व करेंगे अब। ये एक वायर से निकल रहा है अभी, ये एक वायर से अभी निकाल रहे हैं हम लोग, और वायर है कितने? 4 हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दूं? बोलो, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, और ये 2 से ये भी कट जाएगा। कितना होगा? म्यू नॉट आई अपॉन में पाई एल इंटू 1/√2 होगा। अब √2 ऊपर √2 नीचे, 2 बनेगा, कैंसिल आउट करेगा 2 टाइम्स, तो 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन में पाई एल। आंसर विल बी फर्स्ट वाला। तो थर्ड वाला फोर्थ वाला कहाँ से ला रहे तो लो? सारा डेरिवेशन क्यों कराया जाता है, कई बार बता चुका हूँ मैं। डेरिवेशन जो होता है वो इनफाइनाइट क्वेश्चंस लगाने का एक तरीका बताता है, जनरल एक मेथड। तो डेरिवेशन रटना नहीं चाहिए कभी भी। डेरिवेशन को ऐसे समझो कि वो न्यूमेरिकल ही है। समझ आ रही बात? उसी डेरिवेशन से तो हमने निकालना शुरू किया, फिगर भी उसी के अकॉर्डिंग बनाया जो हमने डेरिवेशन किया था। थोड़ा सा ढंग से देखें लो। द मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड एट सेंट्रॉयड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L कैरिंग करंट I इज। सपोज डेट ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सर, इसका साइड बोला गया है स्मॉल l, और करंट इसमें I फ्लो कर रहा है। लेट अस सपोज करंट ऐसे बना देते हैं, I फ्लो कर रहा है करंट इसमें से। अब हमसे कहाँ पूछ रहा है सर से? सेंट्रॉयड पे। तो सेंट्रॉयड कहीं यहाँ पर होता है, बता देते हैं। सेंट्रॉयड बनता कैसे है? हो गया, एल्टीट्यूड्स जब इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारा क्या बनता है? सेंट्रॉयड बनता है, ठीक है। यहाँ पे कहीं सेंट्रॉयड होगा, ये सेंट्रॉयड को जी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग।
इतनी बात सही है। अब इसको ऐसे समझो कि ये हमारा एक वायर था, इसमें करंट फ्लो कर रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे कोई बता दे, इस पॉइंट पे मुझे देखना है। बोलो, इसी से मतलब है ना। और एंगल कितना बन रहा होगा, 60 डिग्री बन रहा होगा यहाँ, 60 डिग्री यहाँ, 60 डिग्री यहाँ पे बन रहा होगा। तो सिमेट्री है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट में डिवाइड हुआ, टोटल 360 होता है, तो 60 में बटेगा ये, क्योंकि फिगर हमारा क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सिमेट्रिकल होता है हमारा ये फिगर। कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है ये डायग्राम। ये हमारा एक वायर था, यहाँ पे हमको देखना है, ऐसे डेरिवेशन किए थे कि नहीं, 60 तो बस इसी फिगर को इस तरीके से बना दिया है, तो हमको कोई टेंशन नहीं है। मुझे कोई ये वाला डिस्टेंस बता दे तो काम मेरा हो जाएगा। दैट मीन्स इस फिगर की बात करूं तो ये वाला डिस्टेंस है ना। चलो निकालते हैं। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर साइड्स एल हैं, तो ये जो एल्टीट्यूड होता है, इसका जो लेंथ होता है वो कितना होता है, एल्टीट्यूड का लेंथ कितना होता है, 3/2L, ये √3/2L। बहुत बढ़िया। पाइथागोरस थ्योरम लगाया जा सकता है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि ये बाइसेक्ट भी होता है। L/2 हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा कि नहीं, इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा एल्टीट्यूड, लेट अस नेम दिस एज AD। AD होगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। कैसे, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो सर सब्ट्रैक्ट करने शायद आता हो तुमको, तो AD विल बिकम्स कितना, √3L/2, सही। और हमको पता है कि एक सेंट्रॉइड जो होता है वो पूरे हाइट का 2:1 रेशियो में बांटता है। ये ऊपर वर्टेक्स से 2 रेशियो होता है और नीचे से 1 रेशियो होता है। या मैं ये कह सकता हूं कि जो GD है वो कितना होता है, 1/3 होता है किसका, AD का। टोटल का 1/3 होता है, ये 2/3 होता है। AD हमारे पास ये दे रखा है, तो 1/3 इंटू √3L/2, कैंसल आउट होगा, √3 बचेगा। तो लेंथ कितना हो गया, L/2 √3 हो गया कि नहीं। अब मुझे पता है एक वायर, करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0I/में 4πr sin θ1 प्लस sin θ2, ये होता है, ठीक है। अब क्योंकि दोनों एंगल सेम, इसलिए मैंने sin θ1 प्लस sin θ लिख दिया। ये हो जाएगा एक से मैग्नेटिक फील्ड, हुआ कि नहीं। इसको B1 बोल देता हूं मैं। एक वायर से, टोटल वायर्स कितने हैं, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स होगा इसका, μ0I/में 4π, R की जगह मैं ये रख सकता हूँ कि नहीं, L/में 2√3 इंटू sin θ2 sin θ हो जाएगा, ये जा रहा है एकदम। तो बाबू देखो ये तो कट जाएगा पूरा, बचा कितना, 3√3 μ0I/में πL, और साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, √3 कितना होता है, 3 × 3/2 μ0I/πL, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर वाला हमारा सही हो जाएगा। सही है मेरा, तुम ये नहीं बता पाई वो सही कैसे हो गया है तुम्हारा। तो एग्जाम में जाओगी गूगल को लेकर के, तुम अभी कल ही क्वेश्चन लगाई और आज याद ही नहीं हुआ है, तो कैसे, क्या गारंटी है कि याद हो जाएगा उस दिन। परसों जब क्वेश्चन लगाई तब तुम्हें याद ही नहीं है कि एल्टीट्यूड √3/2L होता है, मैथ्स भी हो।
बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। The magnetic field induction at a point P which is 4 centimeter distant from a long current carrying wire। जब वायर को हमने 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखा था तो मैग्नेटिक फील्ड आया है 10⁻⁷ टेस्ला। अगर उसी वायर को मैंने 12 सेंटीमीटर मतलब उस पॉइंट को मैंने 12 सेंटीमीटर दूर मान लिया, 12 सेंटीमीटर दूर माना तो कितना होगा? कम से कम 1,00,000 बार बता चुका हूँ तुमसे, जब भी कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आता है, एक डिस्टेंस पर दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड, दूसरे डिस्टेंस पे पूछ रहा होगा तो हमेशा क्या करते हैं हम लोग? लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr। म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, 2π कॉन्स्टेंट है, करंट भी कॉन्स्टेंट है, सिर्फ आर वेरी कर रहा है। मैं इसका मतलब लिख सकता हूँ B2/B1 इज इक्वल्स टू R1/R2। पता नहीं क्या क्या कैलकुलेशन कर रहा हो 10 घंटे से। B2/10⁻⁷ है। R1 का मतलब 4 सेंटीमीटर है, R2 का मतलब है 3 सेंटीमीटर। 12 कैंसिल आउट होगा, ये होगा 3, तो B2 विल बिकम्स 1/3 इंटू 10⁻⁻। मारूँ एक झापड़ घींच करके, अभी ना बहस मत क्या करो मुझसे। लो, मैं कितने स्टेप में किया हूँ, तुम कितने स्टेप में किए हो, वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है। 10 घंटे लगाओगे बोलो, बोर्ड 3 ही घंटे का होता है। इतनी सिंपल बेसिक सी बात नहीं समझ में आती है तुमको। टाइम बचाना है हमको हर जगह अपना। 1/3 होता है 0.33 इंटू 10⁻⁷। 0.33 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीन्स 3.33 इंटू 10 की पावर कितना होगा? -8 -6 -8 होगा या -6 होगा? 8 होगा, 6 होगा, क्या होगा? कैसे पता 6 होगा? +1 करेंगे तो -1, मतलब पावर में +1 करूँगा मैं। क्यों पावर में +1 कर देंगे? ये चीज़ नहीं आता है। ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनाएगा 3.33। 10⁻⁷ अपॉन में 10 बचा हुआ है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का साइन बनाएगा कि प्लस का साइन बनाएगा? 10⁻⁷ -1 कितना होता है? -6 होता है। तो सभी चिल्ला रहे लोग ना, -6 -6। मैं पावर भी नहीं सही करने आ रहा है। बहुत बढ़िया। 12th में है और मैथ्स के बच्चे ज़्यादा बैठे हुए हैं आप। भाइयों की तो एक ही बच्ची आई है आज। चलो मैथ्स लिए लो, 10⁻⁻6 होगा, -6 होगा। और मैं तुम लोगों के पीछे पागल हुआ हूँ ये सब न्यूमेरिकल लेकर के। फालतू में पागल हुआ हूँ। ठीक है, फिर एक हफ्ते बंद करते हैं। हफ्ते पूरा। आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन और भी हैं लेकिन अब नहीं, एक हफ्ते बाद। अब फिर तुम थोड़ा देखें कर पाते हो या नहीं। A straight vertical conductor, a straight vertical conductor carries a current at a point 5 centimeter due north of it. The magnetic field is found to be 20 microtesla. Q east. The magnetic field induction at a point 10 centimeter east of it will be at a point
5 centimeter due north of it, the magnetic induction is found to be 20 microtesla due east. The magnetic induction at a point 10 centimeter east of it will be. बताएं। रीजन मत बताना लो कि कैसे आ रहा है, बस हम ऑप्शन ला करके बैठ गए हैं। एग्जाम में ऑप्शन नहीं देता तब क्या करते हैं? एग्जाम में ऑप्शन नहीं देगा, मैं यहाँ पे ऑप्शन लेकर के आ रहा हूँ। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी अब आने वाला है उसमें से ऑप्शन ही हटाऊंगा मैं सीधा। अब निकाल करके दिखा लो, एक सवाल नहीं लगा पाओगे फिर। यहाँ तो 4 ऑप्शन दिया तो मैच करा ले रहे हो बैठ करके। क्वेश्चन में क्या बोला गया? स्ट्रेट वर्टिकल, इस तरीके से कोई एक करंट है वर्टिकल, नॉर्थ इधर होता है, पता है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। तुम लोग जब से तुम लोग क्वेश्चन लगा रहे हो, एक बार भी किसी ने ये नहीं दिमाग लगाया, सब ऐसे ही लगा रहे हो, नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, और इसीलिए नहीं लग रहा है तुम लोगों का एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा है। वर्टिकल हमारा कंडक्टर इस तरीके से है, वायर, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है। अगर मैं इसके नॉर्थ में कोई पॉइंट लेता हूँ, ये वायर है हमारा बीच में, इधर कोई पॉइंट लिया मैंने, और क्या बोल रहा है कि कोई पॉइंट है नॉर्थ की तरफ, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर जा रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ की तरफ ईस्ट में जा रहा है। तो फिंगर्स कर्ल कहाँ हो रही हैं? ईस्ट की तरफ। तो थंब का डायरेक्शन बताता है करंट को, दैट मीन्स करंट कहाँ फ्लो कर रहा होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे पी पॉइंट ले लेता हूँ, क्योंकि ये हमारा ये 2D का फिगर बना रहा हूँ, जबकि एक्चुअल में क्या होना चाहिए था? 3D फिगर होना चाहिए था। 3D हम बना नहीं पाएंगे 2D प्लेन पे, लेकिन इमेजिन करना ढंग से सीखो लो। वायर ऐसे था हमारा, नॉर्थ का मतलब इधर बोला गया है, और उधर इधर की तरफ जा रहा है करंट, मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट की तरफ। तो फिंगर ऑब्वियस सी बात है ईस्ट की तरफ कर हुई होंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन बता रहा होगा, करंट का डायरेक्शन कहाँ होगा? नीचे की तरफ होगा ना, डाउनवर्ड होगा करंट। यहाँ पे कहीं मेरा एक पी पॉइंट था, क्योंकि मान लेता हूँ मैं, क्योंकि ये 3D का फिगर है, 5 सेंटीमीटर है ये, और इस पे कहाँ लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड? ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, अब हमसे क्या पूछ रहा है? 10 सेंटीमीटर ईस्ट ऑफ इट, यहाँ से 10 सेंटीमीटर ईस्ट, ईस्ट बनाने में तो कोई टेंशन नहीं है। ईस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा कहीं 10 सेंटीमीटर, सपोज दैट क्यू पॉइंट है। अब हमसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, आती बात समझ में? यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो क्योंकि करंट कैरिंग वायर है, अभी अभी हमने देखा बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो B2 बाई B1 इज इक्वल टू R1 बाई R2। तो B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितना दिया? 20 माइक्रो टेस्ला इज इक्वल टू R1, 1 का मतलब 5 अपॉन में 10, 2 हो जाएगा, तो B2 विल बिकम्स 10 हो जाएगा ना, 20 बाई 10, 2, 10 माइक्रो टेस्ला। अब सवाल उठता है कि सर डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कितना होगा? करंट कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। करंट नीचे की तरफ जा रहा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से बन रही होगी हमारी, है ना। यहाँ पे पॉइंट है कि नहीं मेरा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही होगी, तो इधर की तरफ कर्ल हो रहा है कि नहीं? किस डायरेक्शन में? साउथ के डायरेक्शन में जा रहा है। दैट मीन्स 10 माइक्रो टेस्ला किधर जा रहा होगा? ये साउथ के डायरेक्शन में जा रहा होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। देखने नहीं आ रहा तुम लोग को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और 12th में पढ़ते हो लोग। तब नॉर्थ साउथ जो है बचपन से जो पढ़ाया गया है कि नॉर्थ मतलब इधर, तो नॉर्थ यही समझते हैं, जबकि ये नहीं पता है नॉर्थ इनटू द प्लेन होता है। कॉपी के इनटू द प्लेन होगा नॉर्थ, इस बोर्ड के। और जब तुमने कॉपी रखी हुई है, तो वो तुम्हारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब कॉपी वगैरह में तुम लिखते हो तो इस तरीके से लिखते हो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तब ये तुम्हारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। लेकिन हम लोग जब बोर्ड पे लिखते हैं, इस तरीके से हो जाता है ये। तो नॉर्थ ये नहीं है, नॉर्थ इनटू द बोर्ड है, और साउथ आउट ऑफ द बोर्ड है, और ईस्ट वेस्ट तो वही रहेगा, ईस्ट वेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है। ये इतनी बेसिक सी बात है, तुम्हें नहीं समझ में आती है? सिक्स पढ़ोगे लो 12th का। तो इस क्वेश्चन में द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट 1 सेंटीमीटर अवे, 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम a straight long current carrying conductor
कंडक्टर कैसा है हमारा? लॉन्ग करंट, स्ट्रेट वायर है। कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर होता है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है 1 × 10⁻⁵ इज इक्वल टू, इसको म्यू नॉट बाई 4 पाई पढ़ लेते हैं, 10⁻⁷ इंटू 2 हो जाएगा ऊपर, ऊपर 2 नीचे 2, और आई पूछा गया है अपॉन में डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 × 10⁻²। सिंप्लीफाई करोगे जब तो कितना हो जाएगा? ये ऊपर जाकर 10⁻⁵ होगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। आई इज इक्वल टू 1/2, मतलब 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट, टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स कैरी द सेम करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स हैं, मतलब दोनों का सेंटर एक होगा, एक छोटा और एक इससे बड़ा, जैसा दोनों का सेंटर सेम है, दोनों का सेम सेंटर है, और कॉयल है क्योंकि, तो और मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो कॉयल के केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन में 2r होता है। म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। द डायमीटर ऑफ द इनर कॉयल इज हाफ, इनर वालों को स्मॉल आर बोल देता हूँ, आउटर वालों को कैपिटल आर बोल देता हूँ मैं। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है द डायमीटर ऑफ इनर कॉयल, इनर कॉयल का जो डायमीटर है इज हाफ का मतलब 1/2 बड़े वाले का, तो रेडियस भी सेम कंडीशन को फॉलो करने वाला है, कैपिटल आर। इफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द आउटर कॉयल एट द कॉमन सेंटर इज 1 टेस्ला, सेंटर पे पूछ रहा है, सेंटर पे फॉर्मूला होता है हमारा, तो आउटर वाले से, मतलब बड़े वाले से 1 टेस्ला है, तो छोटे वाले से बताओ कितना होगा? सर हमको पता है म्यू नॉट आई, सेम करंट की बात कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस या रेडियस बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ? बड़ा बी आउटर अपॉन में बी इनर इज इक्वल टू, आउटर का नीचे आएगा कैपिटल आर, और इनर का स्मॉल आर ऊपर जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। इनर पूछ रहा है ना। द नेट फील्ड एट द सेंटर इज, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द आउटर, आउटर से दिया गया है, आउटर से 1 टेस्ला, इनर से पूछ रहा है स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो अगर मैं इधर भेज दूँ स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इज इक्वल 1/2, बी आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डबल 2 टेस्ला, ऑप्शन नंबर कट जाएगा 2 टेस्ला। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है इस तरह से, कंपैरिजन बेस्ड, रिटर्न में भी अगर आता है, एमसीक्यू नहीं, अगर डिस्क्रिप्टिव में भी आता है, तो इसी तरीके से करना है तुम्हें। ठीक है, यहाँ पर लिख रहे, सॉल्व करना नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंस आई इज कांस्टेंट, आई कांस्टेंट है, ये मत लिखना म्यू नॉट अपॉन 2 भी कांस्टेंट, वो तो पता ही है। आई को बता देना यहाँ पे कांस्टेंट है, जब भी जिक्र न किया जाए तो करंट को हम कांस्टेंट मान करके ही चलेंगे वहाँ पे। द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज, नेट पूछ रहा है, नेट जो होगा वो कितना होगा फिर? 1 टेस्ला होगा, हाँ 3 होगा, तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में। अगर मैं सपोज करो मैं करंट को मान लेता हूँ इस तरह से फ्लो कर रहा है, इसमें भी सेम डायरेक्शन, क्वेश्चन में कहीं बोला करंट अपोजिट है, करंट अपोजिट है, करंट अपोजिट है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसकी वजह से, बड़े वाले कॉइल की वजह से, राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा? इनसाइड, और इसकी वजह से आउटसाइड, तो इनसाइड कितना जा रहा है? 1 टेस्ला, और आउटसाइड कितना आ रहा है? 2 टेस्ला, तो दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब 1 टेस्ला ही होगा आंसर हमारा, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। पता नहीं क्यों लैग कर रहा है वो ज़्यादा, नहीं कल भी चला है, रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा सही सही है, लैग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फील्ड नॉर्मल टू द, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो लो,
एग्जाम में पढ़ाई थोड़ी होती है। तो का एग्जाम। The field normal to the plane of a wire of n turns and radius r, which carries a current I, is measured on the axis of the coil at a small distance, small h, from the center of the coil. This is smaller than the field at the center by the fraction. कितने फ्रैक्शन से ये कम है? क्वेश्चन को समझो ढंग से क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ अ वायर, एक वायर था जिसमें एन टर्न्स थे, तो ऑब्वियस सी बात है वो कॉयल होगा फिर, ठीक है। उसके प्लेन के नॉर्मल पूछ रहा है, तो सपोज डेट अगर मेरा कॉयल कुछ इस तरीके का है, कॉयल अगर मेरा इस तरीके से है, तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में पूछ रहा है, तो परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा हो जाएगा? ये वाला होगा। कॉयल ऐसे रखा गया तो इसका नॉर्मल प्लेन ये वाला होगा, ठीक। यहाँ तक हमको कहानी समझ में आती है। स्मॉल एन, रेडियस स्मॉल आर दिया गया, नंबर ऑफ टर्न्स एन है, रेडियस आर दिया गया, विच कैरीज अ करंट आई, करंट आई इसके अंदर फ्लो कर रहा है। लेट अस सपोज ये हो गया हमारा आई करंट, इज मेजर्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल एट अ स्मॉल डिस्टेंस एच फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल। कॉइल के सेंटर से स्मॉल डिस्टेंस एच पे मैंने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया है। दिस इज स्मॉलर देन द फील्ड एट द सेंटर। ये वाला यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा वो सेंटर से कितना कम है। सेंटर पे भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, सेंटर मान लेता हूँ मैं, और इसको BP बोल देता हूँ मैं। तो यही पूछ रहा है कि BP मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट कितना कम है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर से। बढ़िया क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जाम में। फायर से बट क्यों लगाओगे जब इसका तुमको फार्मूला पता ही है? तो हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर लूप कितना होता है, म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 पढ़े थे कि नहीं? जनरल फार्मूला, जनरल लेकर चल रहा है सर। जनरल क्यों लेकर के चल रहा है? जनरल क्यों लेके चल रहा है? क्योंकि पी पॉइंट पे पूछ रहा है, और पी बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। सेंटर की अगर बात करें तो सेंटर का हमको फार्मूला पता है। सेंटर पे कितना होता है बाबू? म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। कैसे हो जाता है सेंटर पे? जब ये x की वैल्यू को 0 कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पर भी n रख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ टर्न्स बोल रहा है। x की वैल्यू 0 हो जाएगी सेंटर पे, तो ये गायब हो जाएगा, यहाँ पावर 3 हो जाएगा, कटेगा, तो यही फॉर्मूला हमारा बन के तैयार होता है, ठीक। सेंटर पे तो मुझे पता है इतना है, लेकिन वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, h बहुत छोटा है, तो मैं यहाँ पर x की जगह पे h रख सकता हूँ कि नहीं? क्योंकि जो हम पढ़ते हैं वहाँ पे x पढ़ते थे, लेकिन क्वेश्चन ने h बोला तो मैं h रख देता हूँ यहाँ पे। एच स्क्वायर, आर जो है हमारा रेडियस है, ठीक है। अब इसको देखो कैसे सॉल्व किया जाए। आर स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूँ नीचे से, डिनोमिनेटर से। ध्यान से देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करना है। एन आर स्क्वायर है 2, आर स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा, ई पावर 3/2। यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा कितना हमारे पास? म्यू नॉट बाई 2 आई इंटू एन अपॉन में 1 प्लस एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये बचेगा। अब एक काम करते हैं, इसको ऊपर ले चलते हैं, ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 पावर 3/2, और यहाँ पे जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, पावर हो जाएगा -3/2 होगा कि नहीं, है ना। अब एच वेरी स्मॉल क्यों बोला है उसने? एट अ स्मॉल डिस्टेंस बोलने के पीछे रीजन ये था कि तुम्हें यहाँ पे करना पड़ेगा बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसको तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो बाइनोमियल जब एक्सपेंशन करते हैं, तो अगर याद हो तुम्हें, बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर याद होगा तो क्या किया जाता था उसमें? पावर आगे आ जाएगा, हम क्या करेंगे, हाइयर पावर्स को नेगलेक्ट कर देंगे। जो भी हाइयर पावर्स बनेगा
जैसे क्या होता है 1 प्लस एक्स की पावर -1, अगर याद हो तो 1 माइनस एक्स प्लस 2x² माइनस 3x³ ऐसे करके बनते जाता है वो। तो जो भी हाईएस्ट पावर होगा उसको हम लोग नेगलेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो एक्सपेंशन जब होगा तो इसका तो आती है वैल्यू कितनी, म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 माइनस 3/2 आएगा, -3/2, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे, 1 माइनस 3/2 h² आएगा कि नहीं, प्लस आगे जो बढ़ेगा प्लस 3/2 h² का होल स्क्वायर हो जाएगा फिर वो। अरे बात समझ में, 1 माइनस एक्स प्लस x² माइनस x³ प्लस x⁴ इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है, जो कि हायर पावर्स को हम नेगलेक्ट करेंगे। अब इन दोनों को कंपेयर करने वाला हम लोग को, तो ये हमारा क्या हो गया, पी पॉइंट पे हमने निकाला। हमसे क्या पूछ रहा है कि दिस इज स्मॉलर, ये कितना छोटा है इससे। तो एक काम कर लेते हैं, फ्रैक्शन की बात कर रहा है, दिस इज स्मॉलर देन बाय द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की बात कर रहा है। तो स्मॉलर भी पूछा है, सीधा अगर सिर्फ फ्रैक्शन पूछा होता तो डिवाइड करते हम लोग, स्मॉलर भी पूछा हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू छोटी है, क्वेश्चन खुद बोल रहा है दिस इज स्मॉलर, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, पी सी माइनस बी पी अपॉन में बी सी, ये पूछा है इसने। अरे बात समझ में, क्योंकि हम कंपेयर किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फील्ड एट द सेंटर, तो ये डिनोमिनेटर में रहेगा, और ये कितना छोटा है, तो बी सी माइनस बी पी अपॉन में बी सी। तो इसको ज़रा सा और सिंप्लीफाई कर देते हो जाएगा 1 माइनस बी पी अपॉन में बी सी होगा। बी पी तुमने ये निकाला हुआ है, बी सी तुमने ये निकाला हुआ है, दोनों को डिवाइड करो। 1 माइनस बी पी की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट एन आई बाई 2 1 माइनस 3h² अपॉन में r² डिवाइडेड बाई म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 r, म्यू नॉट एन आई कैंसिल होगा, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको ज़रा सॉल्व करो तो, गड़बड़ हो रहा है क्या, कैलकुलेशन में ही हो रही। हमने यहाँ पे कितना कॉमन निकाला था, r² को कॉमन लिया था ना, तो r² को जब हम कॉमन लेंगे तो r³ जाएगा ना बाहर, यहाँ पे r³ जाएगा बाहर, r² को जब मैंने कॉमन लिया था तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, बाहर r³ जाएगा। हो रहा है यहीं पर, तो हमने क्या किया, हमको नीचे r² को डिवाइड करना था, तो r² अंदर नहीं जाएगा, r की पावर 3, यहाँ देखो ज़रा चेक करो तो कॉमन लेने में गड़बड़ हुआ है, r³ होगा यहाँ पे, क्योंकि पावर 3/2 था ना यहाँ पे एक r बचेगा, एक r बचा रहेगा यहाँ, और जैसे यहाँ एक r बचेगा तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस 1 कैंसिल आउट होगा, प्लस 3h² बाई r² आएगा, है ऑप्शन में कहीं, 2 भी था ना, 3/2 था ना यहाँ पे, तो 3h² बाई r² आ रहा है कहीं पे, फर्स्ट वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सही है, 3h² बाई 2r²। तो अगर MCQ में अगर सपोज करो आता है, MCQ में अगर दिया गया होगा तो तुम सीधा याद रखना कि सर हमारा पावर कितना होता है, 3/2 होता है, तो वही आगे चलाएगा, 3/2 h² बाई r² हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा तरीका है इसको सॉल्व करने का। अगर सिर्फ इस क्वेश्चन में ये ना वर्ड लिखा होता, स्मॉलर वर्ड नहीं लिखा होता, बस पूछता कितना फ्रैक्शनल चेंज है, तो ये मैं बी सी माइनस बी पी बाई बी सी नहीं करता, तो मैं क्या करता, बी पी बाई बी सी कर देता। अगर सिर्फ फ्रैक्शन पूछा होता इसने, तो हम क्या लिखते, बी पी बाई बी सी, सिर्फ इतना लिखते हैं। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में स्मॉलर भी लिख दिया है, तो मुझे डिफरेंस का क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डिफरेंस लूँगा। और कैसे पता चला मुझे कि बीपी छोटा है, कि क्वेश्चन ने खुद बोला दिस इज स्मॉलर देन द फील्ड एट द सेंटर, मतलब सेंटर पे फील्ड बड़ा है और पी पॉइंट पे
छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The magnetic induction at a point on the axis of a circular coil is 1 by 2 root 2 times the magnetic induction at the center when current is passed through the coil. If the radius of the coil is 10 centimeter, then the distance of that point is। बताओ, ये तो आसान है, सॉल्व करें। The magnetic induction at a point on the axis of the coil, the magnetic induction at a point on the axis of the circular coil is 1 by 2 root 2 times at the center। मतलब एक्सिस जो बोला गया है वो 1/2 रूट 2 टाइम्स सेंटर पे है। तो हमको पता है एक्सिस पे कितना होता है, एक्सिस पे तो सेंटर पे होता है। तो क्वाइल बोला है भाई, ये फार्मूला स्ट्रेट लाइन का कितना होता है, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 r² प्लस x² पावर 3/2, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है एक्सिस पॉइंट कितना दूर है एक्सिस पे। ठीक, तो हम लोग जनरल फार्मूला लेके चलेंगे फिर। 1/2 रूट 2 इंटू सेंटर पे मुझे पता है कितना होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r, ये होता है। तो म्यू नॉट एन आई कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाने वाला है। तो फिर द रेडियस ऑफ द कॉइल इज 10 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट इज, डिस्टेंस पूछ रहा है, मीन्स एक्स पूछ रहा है, आर दिया गया हमको। तो क्या किया जाए, इसको उधर भेज दो, तो इधर भेजेंगे तो हो जाएगा r³ अपॉन में r² प्लस x² की पावर 3/2, और ये हो जाएगा 1/2 रूट 2। अब एक काम करते हैं, वायरिंग बोथ साइड क्यों किया जाए, तो नीचे भेजो ना, तो नीचे भेजो, तो नीचे भेजो, ये जाएगा 1/में r² प्लस x² की पावर 3/2 डिवाइड में हो जाएगा r³, और इधर अपना है 1/2 रूट 2। अब इसको अंदर भेज देते हैं, अंदर जब भेजा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अंदर जब भेजोगे तो r² होगा 1, और कोई वैल्यू दिया गया, या तो वैल्यू ही पुट कर लो, फिर सीधा वैल्यू को ही पुट कर लिया जाए। क्या हो गया, ये r² प्लस x² की पावर 3/2 अपॉन में r³ इज इक्वल टू 2 रूट 2 है। ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को कंपेयर कर दिया, बस आसान हो जाएगा सॉल्व करना। अब इसको जैसे ही अंदर भेजा जाएगा, ये कितना पावर हो जाएगा अंदर जा कर के, 9/2। 9/2 कहाँ से आ रहा है पावर, आसान है इसको सॉल्व करने का। तो सॉल्व करने का आसान कोई तरीका बताओ। स्क्वायर कर लोगे दोनों तरफ, ये हो जाएगा r² प्लस बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो, और यहाँ कितना हो जाएगा, पावर पावर चढ़ता है तो ऐड होता है कि मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 428। फिर अब क्यूब रूट ले लो, ये हो जाएगा r² प्लस
एक्स स्क्वायर अपॉन में क्यूब रूट लेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2। आर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आर, और डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता इसीलिए माइनस का आर हटा दिया जाएगा और ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आंसर विल बी सेकंड 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, two concentric circular coils of 10 turns each are situated in the same plane. The radii are 20 centimeter and 40 centimeter. Carry current of 0.2 and 0.3 respectively in opposite direction. The net induction at their common center is। ये तो आसान है, बताओ जल्दी। देखो कितना बोला गया है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर क्वाइल्स है और दोनों का सेंटर सेम रहेगा। ये हो गया हमारा, एक ये हो गया। दो कॉन्सेंट्रिक थे सेम सेंटर पे, एक में दोनों में टर्न्स 10 ही दिया गया है, ठीक है, दोनों में 10 टर्न्स हैं, इस दोनों में भी, इस वाले में भी सेम प्लेन में। रेडियाई दोनों का दिया गया अलग अलग, तो आर आउटर में बोल देता हूँ कितना है 40 सेंटीमीटर, और आर इनर जो है वो है 20 सेंटीमीटर। करंट रेस्पेक्टिवली लिखा है, इसका मतलब 20 सेंटीमीटर में कितना करंट जा रहा है 0.2, तो आई इनर बोल देते हैं 0.2 एम्पियर, और आई आउटर जो है 0.3 एम्पियर है। अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, मीन्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट रहेगा फिर निगेटिव। हाँ, मैंने सब्ट्रैक्ट किया जाएगा बाद में, पहले देख लेते हैं। द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट देयर सेंटर, कॉमन सेंटर, तो सेंटर हमको पता है कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर होता है, ठीक है। और म्यू नॉट ऑप्शन में दिया गया, मतलब वैल्यू पुट नहीं करनी है हमको, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट सबसे पहले हम निकालते हैं किसका, इनर वाले का। ये हो जाएगा, इनर में करंट है 0.2 एम्पियर अपॉन में 2 इंटू आर इनर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10⁻²। और आउटर कितना हो जाएगा फिर, म्यू नॉट करंट दिया गया है 0.3 एम्पियर अपॉन में 2 इंटू 40 इंटू 20 था ना, 10⁻²। सिंप्लीफाई कर दिया जाए, दोनों को सेपरेट करना है हमको, नंबर ऑफ टर्न्स तो वो भी तो लेना पड़ेगा ना, 10 और 10, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो इसको, मत काटो उसको, रहने दो, भी कैंसिल आउट मत करो। ये हो जाएगा 2 म्यू नॉट अपॉन में 20 इंटू 2 हो जाएगा 40, और 0.4 हो जाएगा, बोलो 0.4 हो जाने वाला है। और यहाँ पे कितना होगा, 3 म्यू नॉट अपॉन में 80, और 10⁻², था तो 0.8 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, मॉड लेके चल रहे हैं क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है, तो घटा दिया जाए फिर। 3 म्यू नॉट बाई, एक काम कर लेते हैं, इसको 30/8 लिख सकते हैं कि नहीं, ऊपर नीचे ट्राई करके 20 म्यू नॉट बाई 4 लिख लो इसको, और इसको हम लिख सकते हैं 30 म्यू नॉट बाई 8, ठीक है। और एक काम और कर लेते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही कर लेते हैं, यहाँ भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 40 म्यू नॉट बाई 8 हो जाएगा। अब आंसर दिख ही गया होगा, कौन सा सेकेंड वाला हो रहा है। क्या करेंगे, इनर वाला बड़ा है तो मॉड लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता चल गया कौन सा बड़ा है। कितना हो जाएगा, 40 म्यू नॉट बाई 8 माइनस 30 म्यू नॉट बाई 8, ये हो जाएगा 10 म्यू नॉट बाई 8, और कैंसिल आउट होगा तो कितना आएगा, 5/4 आ जाएगा। हम्म
क्वेश्चन में क्या बोला गया? टू सर्कुलर कॉइल्स पी एंड क्यू आर मेड फ्रॉम सिमिलर वायर। वायर सेम है बट रेडियस ऑफ क्यू इज ट्वाइस दैट ऑफ पी। रेडियस जो है क्यू का इज ट्वाइस रेडियस ऑफ पी है। Relation between the values of potential difference across them so that the magnetic induction at their centers may be the same is magnetic field सेंटर पे सेम होना चाहिए। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी। और दो सर्कुलर कॉइल्स हैं एट देयर सेंटर्स। ठीक है, सेंटर पे हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r होता है। ठीक है, अगर मैं किसी तरीके से करंट का रेशियो निकाल लेता हूँ तो वहाँ से मेरा पोटेंशियल निकल जाएगा, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर हम लोग पढ़े हुए हैं और R तो सेम ही होगा क्योंकि सेम वायर है। तो मुझे करंट निकालना है बेसिकली। ठीक, टू सर्कुलर कॉइल्स P एंड Q आर मेड फ्रॉम सिमिलर वायर बट रेडियस ऑफ Q इज ट्वाइस दैट ऑफ P। रिलेशन बिटवीन द वैल्यूज ऑफ, ठीक है, दो सर्कुलर कॉयल हैं P और Q, सेम वायर से बनाए गए हैं, मतलब मटेरियल सेम उनका। ठीक है, यहाँ तक तो एक चीज़ मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, दोनों को बराबर अगर करोगे तो आंसर गलत आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मुझे n का रेशियो और सही से लेना पड़ेगा। मुझे n को रिप्लेस करना है क्योंकि n क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, n तो दिया ही नहीं है ना, तो n को रिप्लेस करना पड़ेगा। और अगर n लेकर के नहीं चलोगे तो आंसर गलत आएगा तुम्हारा। दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का लेंथ सेम मान लिया जाए कि दोनों का लेंथ कितना है हमारा, सेम है, क्योंकि सिमिलर वायर बोला जा रहा है और रेडियस के बारे में सिर्फ जिक्र किया है, तो दोनों का लेंथ हम सेम मान सकते हैं। लेंथ कितना हो जाएगा, एक सर्कुलर वायर है तो इसका लेंथ कितना होता है, 2πr होता है, और नंबर ऑफ टर्न्स भी अगर मैं जोड़ देता हूँ तो इंटू एन कर दिया जाएगा। ये हो जाएगा 2πr/Q, 2πr और NQ इज इक्वल्स टू 2πr/P/NP लिखा सकता है। 2π से 2π कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हम लोग एक रेशियो ले लेते हैं, NQ/NP जो होगा, NQ/NP जो होगा वो RP/RQ होने वाला है। एक रेशियो हमें यहाँ से मिल गया। अब मैं एक काम करता हूँ, BQ/BP निकाल लेते हैं। BQ/BP 1 होगा ये, बट इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं ये होगा म्यू नॉट NQ/IQ अपॉन में 2RQ होल डिवाइडेड बाई कितना, म्यू नॉट NP/IP अपॉन में 2RP। म्यू नॉट टू कैंसल आउट हो जाएगा और इसको थोड़ा सा रीअरेंज अगर हम लोग कर दें ये हो जाएगा NQ/IQ/RP अपॉन में NP/IP/RQ। और NQ/RP अभी हम लोग निकाले, NQ/RP क्या होता है, RP/RQ होता है, तो इसकी जगह भी RP/RQ अगर मैं पुट करता हूँ तो रिलेशन क्या बनेगा हमारा, IQ/RP² हो जाएगा अपॉन में IP/RQ² हो जाएगा। ठीक है, ये तो 1 है हमारा क्योंकि ये दोनों वैल्यूज सेम है। ये 1 हो जाएंगे तो ये दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। वैसे हमसे रेशियो पूछा गया है क्या, रिलेशन मीन्स रेशियो में ही पूछा जा रहा है। ये 1 है तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ देयरफॉर IQ/RP² इक्वल्स, क्या लिखा जा सकता है, IP/RQ² लिखा जा सकता है। और हमें रिलेशन पता है RQ क्या है, ट्वाइस RP है, तो इस RQ की जगह मैं ट्वाइस RP जब लिख दूंगा, IQ इंटू RP²
और साथ में मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ मैं, तो 4 RP² हो जाएगा ये। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो I इज इक्वल टू V बाई आर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ VQ बाई आर, सिर्फ R लिखूंगा मैं, RQ नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम मटेरियल का बनाया गया, सिमिलर वायर। इक्वल्स IP की जगह मैं लिख सकता हूँ VP अपॉन में R इंटू 4। R से R कैंसिल आउट हो जाएगा और VQ विल बी इक्वल टू 4VP। कोई ऑप्शन दिख रहा है? थर्ड ऑप्शन, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। देखो n के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, तो इसीलिए मुझे n को रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। और सिमिलर वायर बोला है, टू सर्कुलर कॉइल्स आर मेड फ्रॉम सिमिलर वायर बट रेडियस क्यू इज ट्वाइस दैट ऑफ पी अक्रॉस देम एट देयर सेंटर में बी द सेम, ठीक है। तो यहाँ मुझे लेंथ ले करके चलना पड़ेगा, क्योंकि वायर अगर है वो, तो वायर के पास दो चीज़ें होती हैं, एक रेडियस होगा और एक उसका लेंथ होगा। तो रेडियस के बारे में तो जिक्र किया गया, बट लेंथ के बारे में कोई जिक्र नहीं था। तो लेंथ मैं अपनी तरफ से लेकर के आऊँगा और लेंथ को मैं मान के चलूँगा, क्योंकि सिमिलर वायर बोल रहा है कि एक जैसा ही वायर है, मतलब लेंथ बराबर ही होगा दोनों का, ठीक है। तो अगर लेंथ बराबर था और रेडियस एक का डबल एक का कम है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स एक में ज़्यादा रहे होंगे, एक में कम रहे होंगे, क्योंकि उसी वायर को ही मोड़ के मैंने बनाया था कॉइल को। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अ वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r एंड कैरीज अ करंट ऑफ I। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल इज। तो हमें पता है कि अगर ये पूरा एक सर्किल होता, अगर ये पूरा एक सर्किल होता, तो इसके सेंटर पे मैं जानता हूँ कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, B इक्वल्स म्यू नॉट आई अपॉन में 2R होता है। इसका मतलब ये वायर कितना एंगल कवर किया है, 360 डिग्री। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 2 पाई, क्या बोल सकता हूँ कि 2 पाई एंगल में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो कितना बन रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2R बन रहा है, ठीक है। तो 1 रेडियन में कितना बनेगा फिर, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई नीचे आएगा कि नहीं, तो 4 पाई R लिखा जा सकता है कि नहीं, ठीक है। और हमसे कितने में पूछ रहा है, सेमी सर्कल का मतलब आधा सर्कल हुआ कि नहीं इस तरीके से। तो कितना एंगल बनता है यहाँ पे, पाई रेडियन बनता है। तो पाई रेडियन में कितना हो जाएगा, ऐसे मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं अभी, कि एक जनरल एंगल की बात कर लेते हैं। तो थीटा डिग्री में कितना बनेगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई R इंटू थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं। तो अब ये याद रखना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछता है किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल पे, मैग्नेटिक फील्ड अगर तुमसे पूछ ले किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल पे, अगर वो बात करेगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई R इंटू थीटा, ये फॉर्मूला हमें याद रख लेंगे, सही। अभी फिलहाल के लिए सेमी सर्कल बोला गया, तो सेमी सर्कल के लिए हम लोग पाई पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई R इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, ठीक है। चलो देखो भाई, a helium nucleus makes a full rotation in a circle of radius 0.8 meter in 2 seconds. The magnetic field induction at the center of the circle। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। तो हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ अ सर्कल कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2R होता है, बोलो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कहीं भी करंट के बारे में जिक्र किया गया है क्या, नहीं किया गया है। लेकिन करंट इनडायरेक्टली दिया है वो तुमको, करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है कि नहीं। चार्ज कितना है, हीलियम न्यूक्लियस है, हीलियम पे चार्ज कितना होता है, E होता है। हीलियम पे चार्ज कितना होता है, 2E होता है। हीलियम पे चार्ज होगा 2 इंटू ई, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपॉन में टाइम कितना दिया गया था, 2 सेकेंड्स। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा एम्पियर। ये हमारा करंट है,
बाकी सारी चीज़ें दी ही गई हैं तुमको, म्यू नॉट को वैल्यू पुट करना नहीं है। तो म्यू नॉट इंटू करंट हो जाएगा हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एम्पियर अपॉन में 2 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस दिया गया हमें 0.8। 0.8 होगा, कर लेंगे क्या, पूरा तो कर ही दिया मैं ही। 10⁻⁻19 म्यू नॉट, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुमसे डायरेक्टली, वो म्यू नॉट मतलब करंट न दे करके वो तुम्हें वहां पे करंट निकालने के लिए भी बोल सकता है। टू चार्ज पार्टिकल्स एक्स एंड वाई हैविंग इक्वल चार्जेस, दोनों पे चार्ज बराबर है। आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली, रेशियो ऑफ मासेज का रेशियो पूछ रहा है। तो हमको पता है कि अगर सर्कुलर पाथ में है तो ऑब्वियस सी बात है चार्ज पार्टिकल को 90 डिग्री पे फेंका गया होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और उस समय जो रेडियस होता है वो होता है mv अपॉन में qb बनता है। ये बात हम लोग पढ़े हैं, सही है। अब एक चार्ज पार्टिकल को जब हम लोग फेंक रहे होंगे तो जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वही तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। जितना काइनेटिक में चेंज आ रहा होगा वही पोटेंशियल में भी चेंज आ रहा होगा। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हाफ mv² इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकता हूँ मैं, q इंटू वी नहीं लिख सकता हूँ, पोटेंशियल में होता है कि नहीं। पोटेंशियल एनर्जी क्या पढ़े थे लोग, पोटेंशियल पढ़ाया गया था, वर्क डन अपॉन में पर यूनिट चार्ज। तो q इंटू वी पोटेंशियल एनर्जी को नहीं रिप्रेजेंट करता, वर्क को ही। या इसको तुम वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोल सकते हो या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हो, क्योंकि मुझे पोटेंशियल को लेकर के आना था इसलिए मैंने इसको यूज़ किया। अब यहाँ से वेलोसिटी कितना हो जाएगा, क्यू बी आर बाई एम होगा, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, हाफ एम क्यू बी आर बाई एम यहाँ पुट कर सकते हैं तो हो जाएगा q² b² r² बाई m² इज इक्वल्स टू q इंटू वी। q से q कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, q b² r² अपॉन में 2m इज इक्वल्स टू वी बोला है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है मतलब बी भी कांस्टेंट है, ये पोटेंशियल भी कांस्टेंट बोला गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² है कि नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r² के। और हमसे किसका पूछा गया है, मास ऑफ x अपॉन में मास ऑफ y इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, रेडियस ऑफ x r1 बोला गया है, ये हो जाएगा r1² बाई r2², मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा फिर, सही होने वाला है। A proton is fired with a speed of 2 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड at an angle of 60 डिग्री to the x axis, और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है अप्लाई किया गया है y एक्सिस की तरफ, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन कितना होगा। हमको पता है कि एक चार्ज पार्टिकल को जब भी एक मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं तो क्या लगता है फॉर्मूला, क्यू वी बी साइन थीटा होता है। सारे वैल्यू तो दी गई हैं, बताऊँ क्या बैठ गया। अब जो भी आ रहा हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जो भी आ रहा होगा अपने हिसाब से देखना, इस पे वैल्यू पुट करना। मैं प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब, वेलोसिटी दिया गया है 2 इंटू 10 की पावर 6, और टेस्ला 0.1 और इंटू साइन 60√3/2 होता है, ये पता है ना, बहुत बढ़िया। 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1.6√3, ठीक है। और कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब यही ऑप्शन होगा, मैं सॉल्व नहीं करूँगा इसको। नेक्स्ट, an alpha particle is moving in a magnetic field of 3 I cap plus 2 j cap Tesla with a velocity of 5 into 10 की पावर 5 I cap मीटर पर सेकेंड। द मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, फिर से अगेन वही पूछ रहा है, एक पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल है, तो F इज इक्वल टू क्या होता है, Q, अब वेक्टर फॉर्म में लेके चलना पड़ेगा V क्रॉस B।
चार्ज तुमको पता है अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है, 2e चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और वेलोसिटी दिया गया है हमको कितना, मैग्नेटिक वेलोसिटी दिया नहीं है, जरा नहीं, वेलोसिटी दिया तो है 5 × 10⁻⁵ आई कैप है, क्रॉस प्रोडक्ट 3i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। और हमको पता है कि अगर सिमिलर आई क्रॉस आई कितना होता है, आई क्रॉस आई जे हो जाता है, बहुत बढ़िया, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के 0 होता है। आई क्रॉस जे कितना होता है बताया गया है कितनी बार, सर्कुलर में चलते रहो, आई क्रॉस जे के होता है। तो अगेन यहाँ पे आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा, ये तो 0 होने वाला है, आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा, के 5 × 2 = 10 होगा, और ये हो जाएगा 32, तो 3.2, तो इसको 10 ले करके मैं इसको 32 कर लेता हूँ, 32 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁵ के कैप, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, माइनस का 14, 32 इंटू 10⁻⁻14 के कैप, कौन सा वाला सही है? 3.2 डेसिमल लगाऊंगा तो ये किधर शिफ्ट होगा, माइनस का 13 के कैप, फोर्थ। भावनाओं में बह करके पहला मत मार के चलाना, यहाँ पे यूनिट को जरूर देख लेना, क्योंकि सारा का सारा तुमने एसआई यूनिट में पुट किया तो सीएस में कैसे आ जाएगा, तो पहले बोली ना, पहला पहला भी सेम है, और इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन में डाला भी गया है कि बच्चा वही देखेगा तुरंत टिक मारेगा आगे बढ़ेगा, और गया तुम्हारा 1 नंबर। A particle of charge q and mass m moving with a velocity v along the x-axis, x-axis की तरफ कोई पार्टिकल मूव कर रहा है हमारा, मास m है, enters the region attached with a uniform magnetic field along the z-axis, z-axis की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, मतलब दोनों के बीच में कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। और 90 डिग्री पे जब जाता है तो पार्टिकल क्या करता है, एक सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन करता है, इसमें रेडियस क्या होता है, mv/qb होता है। द पार्टिकल विल पेनिट्रेट इन दिस रीजन इन द x डायरेक्शन अप टू अ डिस्टेंस d इक्वल टू, ये डिस्टेंस जाएगा क्योंकि इतना जाएगा, फिर इसे घूमना स्टार्ट कर देगा, इसे घूमना स्टार्ट करेगा, एक्स एक्सिस में कितना चलने वाला है वो, सिर्फ रेडियस के बराबर चलने वाला है, मतलब बी ऑप्शन। अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q accelerated through the potential difference v enters a perpendicular magnetic field in which it experiences a force F. If v is increased to 5v, the particle will experience a force of, एक चार्ज पार्टिकल था जिस पे चार्ज था q, एक्सेलरेट कराया उसको मैंने पोटेंशियल डिफरेंस v में, एंटर्स अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इन विच इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स F, फोर्स F लग रहा है। अगर मैं पोटेंशियल को बढ़ा के 5 वोल्ट कर देता हूँ तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बताएं। चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल था जिसका चार्ज कितना था, क्यू था, एक्सेलरेट किया मैंने पोटेंशियल डिफरेंस v से, और इसको परपेंडिकुलर मैंने भेजा है मैग्नेटिक फील्ड में जहाँ पे वो एफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था। अगर मैं पोटेंशियल को 5 गुना कर देता हूँ तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो हमको एक बात पता है कि अगर मैंने फेंका उसको तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वही क्यूवी होगा, अभी बात हुई थी है ना, क्योंकि जब भी पोटेंशियल का जिक्र कर दे तो समझ जाना कि ये तो हमको यूज करना ही करना है। अब यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी को, अगर मैं यहाँ से वेलोसिटी को ऐसे लिख दूँ √2qv/m, तो कोई गड़बड़ी है क्या तुम्हारे साथ, यहाँ v कैपिटल रहेगा, ये पोटेंशियल है और ये हमारा वेलोसिटी है, तो दिक्कत है, ठीक है। अब एक चार्ज पार्टिकल था कि नहीं जिसको मैग्नेटिक फील्ड में फेंका, तो फोर्स कितना लगेगा उसके ऊपर, फोर्स को लाते हैं, रिलेट करवाते हैं फोर्स को यहाँ पे, फोर्स जो होता है F इज इक्वल्स टू होता है क्यू पी बी साइन थीटा, और क्योंकि परपेंडिकुलर फेंका गया तो
थीटा विल बी 90 डिग्री, 990, 100। क्यू वेलोसिटी की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, रूट ओवर 2qv बाई m इंटू बी, क्या आ सकता है पुट। अब इसको क्या करा जाए, अंदर भेजा जाए या छोड़ दिया जाए ऐसे ही। हमें सिर्फ क्या बोल रहा है कि सिर्फ पोटेंशियल के साथ मैंने छेड़खानी की है कि नहीं, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट वी बोला जा सकता है कि नहीं पोटेंशियल के। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, ना मैंने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, ना मैंने चार्ज को चेंज किया, ना मैंने मास को चेंज किया, सिर्फ मैंने चेंज किसको किया है, पोटेंशियल को। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट वी, कितना हो जाएगा आंसर, √5v। F2/F1 कर लोगे ना, F2/F1 विल बी इक्वल टू रूट ओवर V2/V1, रूट ओवर 5 टाइम्स किया मैंने v अपॉन में v से v कैंसल आउट हो जाएगा, विल बिकम्स √5, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, F2 कितना हो जाएगा, √5 F1 होगा कि नहीं होगा। कौन फार्मूला है, फार्मूला नहीं है, याद रखने को याद रख सकते हो, लेकिन एग्जाम में अगर ये MCQ में नहीं आया, अगर आया पूरे के पूरे सॉल्व करने के लिए, तो ये थोड़ी डायरेक्टली लिख दोगे, तो तुम्हें ये पूरा करके दिखाना पड़ेगा वहाँ पे।